नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर अच्छी खबर में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। त्योहारों का मौसम चल रहा है, पूरा देश उत्सव के उल्लास में डूबा है। नवरात्र, दशहरे और करवा चौथ के बाद अब दिवाली की तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं। केवल एक सप्ताह बाद रामनगरी अयोध्या में दिव्य दीपावली मनाई जाएगी। दिवाली के पर्व से एक दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव होगा। इसके लिए अवधपुरी में शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा केवल दीप जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ पौराणिक, धार्मिक, सभ्यता और संस्कृति का भी रिश्ता जुड़ा हुआ है। अयोध्या नगरी एक बार फिर से भव्य दिव्य दीपोत्सव के लिए तैयार हो रही है। 19 अक्टूबर को रामनवमी अयोध्या लाखों दीपों से रोशन होगी, तो अलौकिक और अद्भुत नजारा देखने लायक होगा। खास तौर से सरयू नदी के 56 घाट मिट्टी के दीपों से जगमग होंगे। यहाँ इस बार करीब 28 लाख दिए जलाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि दीपोत्सव का नया विश्व रिकॉर्ड बन सके। साथ ही इस अवसर पर सरयू तट पर होने वाली आरती को भी इस बार विशेष रूप से यादगार बनाने की तैयारी है। अयोध्या प्रशासन इस बार दीपोत्सव को शानदार बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, दीपोत्सव में सुबह शुरू होता है, झांकियों से लेकर शुरू होता है, जो साकेत महाविद्यालय से लेके उधर जाती हैं। उसके बाद जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, इस बार हम पिछली बार का ही जो अयोध्या का रिकॉर्ड था उसी को तोड़ने जा रहे हैं। तो 26 लाख से अधिक दिए हम जलाएंगे, उनका प्रज्वलन किया जाएगा। उसके बाद आरती में भी जो पिछली बार आरती हुई थी, उसको भी हम इस बार नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो आरती की जाएगी, उसके बाद ड्रोन शो, 3D और लाइट एंड साउंड शो होगा, और उसके बाद आतिशबाजी होगा। अयोध्या में हर साल राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। यही घाट इस बार भी इस उत्सव का केंद्र रहेगा, जबकि चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या घाट पर भी लाखों दिए जलाए जाएंगे। खास बात यह है कि पहली बार इस वर्ष सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किला घाट पर भी 1.25 लाख से ज्यादा दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने की व्यवस्था हो रही है। इसके अलावा अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। अयोध्या प्रशासन और पुलिस महकमा मिलकर इन कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा कर चुके हैं। रामकथा पार्क में कल्चरल प्रोग्राम किया जाएगा। विभिन्न देशों से जो कलाकार हैं उसमें आते हैं, इस बार भी आ रहे हैं, और एक बहुत ही भव्य आयोजन इसमें किया जाएगा। उसके साथ ही जो ट्रैफिक और बाकी प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था होती हैं, उसकी भी समीक्षा की गई थी। तो वो भी आवश्यक दिशा निर्देश मेरे द्वारा, आईजी रेंज द्वारा और डीएम और एसएसपी में मौजूद थे। सभी को बताया गया कि कैसे क्या किया जाना है। तो सारी तैयारियां समय से चल रही हैं, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कराने के हम इस बार प्रयास में हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जाएगा। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में 2017 से लगातार हर साल दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और हर साल यहाँ इसके नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। देश दुनिया से श्रद्धालु और सैलानी रामनगरी के दीपोत्सव का दीदार करने पहुँचते हैं। इस बार यूपी टूरिज्म की ओर से इस अवसर अयोध्या के एक दिन के स्पेशल टूर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोग आसानी से अयोध्या पहुँचकर इस उत्सव में शामिल हो सके। इसके लिए लखनऊ से विशेष गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, जो 19 अक्टूबर को लोगों को लेकर अयोध्या जाएगी और कार्यक्रम के बाद उन्हें वापस लखनऊ छोड़ देगी। इस तरह जो लोग इस बार दीपोत्सव देखने के लिए लखनऊ से अयोध्या जाना चाहेंगे, उन्हें बड़ी सहूलियत होगी। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट, कुछ न्यूज़ टुडे। दीपावली के आगमन के साथ ही पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर जाता है, लेकिन इस खास त्योहार की तैयारी 2-3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। यानी दीपों का निर्माण, परंपरा और संस्कृति को सहेजते हुए दीपावली की तैयारियां। वडोदरा हो या बागेश्वर, हर जगह कारीगर दीपावली की जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं, ताकि दीपोत्सव में कोई कमी ना रह जाए। दीपावली धार्मिक परंपरा का त्योहार है।
लेकिन इस त्योहार से संस्कृति भी जुड़ी हुई है। वडोदरा के कुम्हारवाड़ा में मनमोहक मिट्टी के दीपों से सिर्फ प्रकाश ही नहीं होता, बल्कि इससे परंपरा और संस्कृति की खुशबू भी फैलती है। यहाँ पर झील की पवित्र मिट्टी से दीप बनाने की परंपरा है। 2 महीने पहले से ही यहाँ पर प्रजापति परिवार मिट्टी के दीप बनाने में लग जाते हैं। ये कारीगर अपनी कला को एक नया आयाम देने के लिए रंग बिरंगे, आकर्षक और नवीन डिजाइनों के दीप तैयार करते हैं, जो स्वदेशी कला को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इस बार बारिश रंग में भंग डाल रही है। ऐसे में कारीगरों को अब बारिश रुकने की उम्मीद है। मार्केट तो अभी अच्छी रहती है, अभी बारिश रुका है तो अभी सबको आशा है कि भाई अभी बारिश गिरे नहीं, 10-15 दिन तो अच्छा है। तो क्या है कि बाजार में है तो सब मशीन वाले है, चाइना है, ये सब लाने वाले तो लाते ही है, तो अपना तो जो चलता है वो चलने वाला ही है। बागेश्वर के बोरगांव में शिवलाल टमटा तांबे के बर्तन बनाने की परंपरागत कला को आज भी जीवित रखे हुए हैं। तांबे से बने बर्तनों की चमक और उनकी मजबूती लोगों को आकर्षित करती है और खासकर त्योहारों के समय इनकी मांग कई गुना बढ़ जाती है। दीपावली के अवसर पर उनके बनाए दिए, जग, लोटा, ग्लास, कलश, गगरी, फूलदान और पूजा आरती के बर्तन समेत ढोल, दमाऊ घर घर में सजते हैं। इन बर्तनों की खूबसूरती न केवल त्योहार की रौनक बढ़ाती है, बल्कि परंपरा और संस्कृति की गहरी पहचान भी बनाती है। परिवार जो है मिलजुल के हम ये कार्य को करते हैं। कभी ज़्यादा डिमांड आ गई इधर उधर से तो हम लोगों को भी रोज़गार देते हैं। यहाँ पे 2000 लोग हमारे साथ और भी रहते हैं। तो ऐसी जैसे अभी दिवाली का मौका है, दिवाली के मौके पे हमारी कुछ छोटी गगरियों की डिमांड है, जैसे कुछ दियों की डिमांड है और कुछ फिल्टरों की डिमांड है। तो इस टाइप की डिमांड है। आइटम यहाँ पे हमारे पास बने हैं, जैसे तौली हो गई, गगरी हो गई, परात हो गई, फिल्टर हो गए, जग, लोटा, गिलास हो गया, अर्घ कुंडी, दिए, पंचपात्र हो गया, गिलास हो गया, केतली हो गया, भोंकर हो गया, रणसिंगा हो गया। तो ये आइटम हम बना रहे हैं। आधुनिक प्लास्टिक और स्टील के दौर में भी तांबे के बर्तन स्वास्थ्य और सुंदरता की वजह से इनकी डिमांड बनी हुई है। साथ ही संस्कृति, कला और विरासत को नई पीढ़ी तक ले जाने का महत्वपूर्ण जरिया भी है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अयोध्या में होने वाले खास समारोह की। अयोध्या में दीपोत्सव के बाद एक और शानदार उत्सव होने वाला है। साधु संत और श्रद्धालु बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। श्री राम मंदिर में अब धर्म ध्वजा की स्थापना की जाने वाली है। यह कार्यक्रम विवाह पंचमी के अवसर पर होगा और उसमें पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार फिर भव्य उत्सव होने वाला है। श्री राम मंदिर के परिसर में अब धर्म ध्वजा की स्थापना होने वाली है। वह दिन दूर नहीं है जब श्री राम मंदिर के स्वर्ण मंडित शिखर पर दिव्य पताका लहराएंगी, जो इस मंदिर की अनूठी पहचान होगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में ये ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को विवाह पंचमी की शुभ तिथि को होगा। हालांकि इस सिलसिले में वैदिक अनुष्ठानों का शुभारंभ 21 नवंबर से ही होने की संभावना है। और अंतिम चरण चल रहा है राम मंदिर का निर्माण। 25 नवंबर में झंडारोहण होगा। इसमें राम के सेवक के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे और अयोध्या और काशी के सभी विद्वानगण इसमें शामिल होंगे, साधु संत शामिल होंगे और दिन अद्भुत वो क्षण आने वाला है। और 21 नवंबर से 25 नवंबर तक यह कार्यक्रम होगा। खबर है कि श्री राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा फहराई जाएगी उसका रंग रूप और डिजाइन वाल्मीकि रामायण में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जा रहा है। श्री चंपत राय जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं,
उनको अनुरोध किया गया है कि वह उस पर निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। ध्वज का रंग कैसा हो, ध्वज पर चिन्ह क्या हो, ध्वज से संदेश क्या हो, ये सभी चीजें श्री चंपत राय जी को उन पर निर्णय लेना है। बता दें कि साधु संतों के अखाड़ों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्थापित की जाने वाली धर्म ध्वजा उनकी पहचान के साथ साथ सम्मान, शक्ति और आस्था का प्रतीक होती है। ये धर्म, ईश्वर और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ऐसे समय में यहाँ पर धर्म ध्वजा की स्थापना को लेकर अयोध्या के साधु संत बड़े उत्साहित हैं। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि राम जन्मभूमि मंदिर की भव्य दिव्य मंदिर का अंतिम चरण में है, अंतिम स्टेज पर है। दिनों रात वहाँ पर जो है काम चल रहा है, नित्य निरंतर जो है जल्दी जल्दी यह काम पूर्ण हो। और 25 नवंबर को जो विदित है कि 21 फीट का ध्वज स्थापित होगा, वह ध्वज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा होगा। काशी के विद्वान, अयोध्या के विद्वान के जो है नेतृत्व में यह जो है ध्वज की स्थापना होगी, प्रतिष्ठा होगी। ये बड़े ही सौभाग्य के विषय है। संपूर्ण अयोध्या वासियों के अंदर अत्यंत उत्साह है। बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन और नए मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के ही समान अब इस परिसर में धर्म ध्वजा की स्थापना के समारोह को भी भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में साधु संतों और हर क्षेत्र के गणमान्य लोगों सहित 10,000 से अधिक अतिथियों को आमंत्रित किए जाने की संभावना है। अयोध्या में दीपावली के शुभ अवसर पर 19 अक्टूबर को होने जा रहे दिव्य दीपोत्सव के एक महीने के बाद श्री राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना का ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ये भी माना जा रहा है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का निर्माण पूरा होने की औपचारिक घोषणा भी कर सकते हैं। ये मानिए कि यह उसके पूर्व दीपोत्सव का जो भव्य दिव्य ऐतिहासिक मनाया जा रहा है, उसी का यह एक कड़ी है जो उस ध्वज की स्थापना में यह भी एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय कि नित्य निरंतर भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर अपने चरम सीमा पर है, अपने पीक स्टेज पर है, लास्ट स्टेज पर है। यह संपूर्ण देशवासियों के लिए गौरव का विषय है कि भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके विश्व के मानचित्र पर स्थापित होगा। वह श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों के द्वारा होगा। यह स्वर्णाक्षर से अंकित होगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का आरंभ 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन से हुआ था। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा यहाँ विराजमान हुई। 5 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर है, जो करोड़ों लोगों की आस्था के सदियों पुराने सपने के साकार होने के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात जब अयोध्या की चल रही तो आपको बताते हैं कि राम कथा संग्रहालय कैसा होगा, जिसका निर्माण चल रहा है और मार्च 2026 तक पूर्ण करने की कोशिश है। इस संग्रहालय में प्रभु श्री राम से जुड़ी ऐसी वस्तुएं भक्तों को देखने को मिलेगी, जिसको देख सब भक्ति में तो डूबेंगे ही, उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। ये संग्रहालय पूरी तरह से आधुनिक होगा। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय नाम से ही स्पष्ट है कि यह संग्रहालय पूरी तरह से भगवान श्री राम को समर्पित रहेगी। इस संग्रहालय का निर्माण तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि यह खास म्यूजियम जल्द ही लोगों के सामने होगा। रामकथा संग्रहालय के निर्माण का सिविल काम पूरा हो चुका है। अब गैलरियों के निर्माण की तैयारी की जा रही है। इस संग्रहालय में 20 गैलरियां होंगी, जिसमें हर एक गैलरी के भव्य नाम भी होंगे। सभी नाम राम से जुड़े होंगे। इनमें से 5 पूरी तरह डिजिटल गैलरियां होंगी, जिसमें से 4 गैलरियां भगवान श्री राम और 1 गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी। राम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीयता को परिलक्षित करते हैं, क्योंकि बाकी लोग पुरुष हैं, देव हैं, देवता हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। तो ये सबके हैं, सबके राम हैं, इसलिए हमारी ये गैलरी का नाम भी है इसमें सबके राम। और आप हमारी गैलरियों के नाम सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमने नाम ही रखा रामोत्सव, अयोध्यात्सव, राम धरोहर, अमिट धरोहर,
आस्था के प्रपत्र, रामानुभूति वगैरह वगैरह, राम सबके राम। तो इस तरह के हमारी जो हमने उस तरह से जोड़ा कि आप स्वतः ही अपने को महसूस करें कि आप इसके अभिन्न अंग हैं, आप दर्शक नहीं हैं बल्कि अभिन्न हैं। संग्रहालय में रामायण, श्री राम के जीवन प्रसंग, राम मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक व कानूनी पहलू, खुदाई में मिले अवशेष और रामलीला से जुड़ी कला और वस्तुएं राम भक्तों के लिए रखी जाएगी। राम के जन्मोत्सव से लेकर और राम को वैश्विक होने तक की यात्रा जो है उसको हम इसमें दर्शाएंगे। तो उसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड होंगे जो पुरावशेष के रूप में होंगे, कुछ चित्र होंगे, कुछ वस्त्राभूषण होंगे, कुछ क्या कहते हैं मेटेलिक ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ क्राफ्ट्स होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी होगी, तो कुछ मिला जुला के ऐसा होगा। तो हम लोग इसको जो हम अपनी भाषा में कहते हैं एडुटेनमेंट होगा। ये रामकथा संग्रहालय आधुनिक तकनीक से लैस होगा। 3D मैपिंग, डिजिटल फिल्में जिनके जरिए रामकथा जीवंत रूप में प्रस्तुत की जाएगी। 1000 से अधिक मूर्तियां, पुरावशेष, शिलालेख, ताम्रपत्र और गुप्त और शुंग कालीन कलाकृतियां भी होंगी। 160 से ज्यादा प्रकार के रामायण का दर्शन भी हो पाएगा। 309 तरह के रामायण की अभी तक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन किया है। सारे उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितने भी हमें उपलब्ध होंगे लगभग 160 के करीब हम उसको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। संग्रहालय में विश्व स्तरीय सुविधाएं भी होंगी। ये संग्रहालय सरयू तट पर स्थित है, जो करीब 2.8 एकड़ में फैला है। ये 3 मंजिला होगा और 26 खंडों में विभाजित भी होगा। रामकथा संग्रहालय न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए आस्था और ज्ञान का केंद्र होगा, बल्कि शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए भी उपयोगी होगा। यहाँ मौजूद प्राचीन पांडुलिपियां, शिलालेख, ताम्रपत्र और ऐतिहासिक दस्तावेज विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए उपलब्ध होंगे। राम कथा संग्रहालय का जो भविष्य है वो बहुत ही सुंदर है और अयोध्या के नाम पे जो कि राम की नगरी है, तो यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए एक अलग ही अनुभूति का एहसास होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला। और अब बात फिल्म फेयर अवार्ड की। गुजरात के अहमदाबाद में कल रात फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सिनेमा जगत के कलाकारों को उनकी कला के लिए सम्मानित किया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्ति आर्यन के नाम आया, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान आलिया भट्ट ने हासिल किया। एक शाम बॉलीवुड के नाम, वो भी गुजरात के अहमदाबाद में, जहां 70वीं फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड हर साल भारतीय सिने जगत के हुनर को सलाम करता है। इस साल भी इस भव्य कार्यक्रम में सिने जगत के लोगों को एक्टिंग से लेकर म्यूजिक, डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम जैसे क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया गया। अहमदाबाद के एका एरिना स्टेडियम में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड 2025 को शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल ने होस्ट किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन कलाकारों को उनकी किन फिल्मों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सराहा गया। बेस्ट एक्टर के लिए इस बार 2 एक्टर्स को अवार्ड दिया गया। आई वॉन्ट टू टॉक के लिए अभिषेक बच्चन और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। कम बजट के बावजूद दमदार कहानी और म्यूजिक से सबका दिल जीत चुकी लापता लेडीज को इस साल के बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। किरण राव को इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। क्रिटिक्स के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड आई वॉन्ट टू टॉक को मिला। श्रीकांत फिल्म के लिए राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला। लापता लेडीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का सम्मान प्रतिभा रांटा को दिया गया। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए रवि किशन को चुना गया। लापता लेडीज फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर का रोल निभाया है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल कैटेगरी में भी लापता लेडीज के लिए छाया कदम को दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक राम संपत, बेस्ट लिरिक्स प्रशांत पांडे को लापता लेडीज के लिए ही सम्मानित किया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड फिल्म लापता लेडीज के लिए ही अरिजीत सिंह को दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का पुरस्कार फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात के लिए मधुबंती बागची को मिला।
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म आर्टिकल 370 के लिए आदित्य सुहास जाम्पले को और मंडगांव एक्सप्रेस के लिए कुणाल खेमू को दिया गया। बेस्ट डेब्यू मेल का पुरस्कार लक्ष्य को किल फिल्म के लिए और बेस्ट डेब्यू फीमेल का सम्मान नितंशी गोयल को लापता लेडीज के लिए मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इस बार श्याम बेनेगल, मरणोपरांत और जीनत अमान को सम्मानित किया गया। बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार भी लापता लेडीज को स्नेहा देसाई ने अपने नाम किया। बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार भी लापता लेडीज की स्नेहा देसाई ने अपने नाम किया। अलग अलग कैटेगरीज में फिल्म लापता लेडीज ने कुल 14 अवार्ड हासिल किए और रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस फिल्म में 13 अवार्ड जीत चुकी फिल्म गली बॉय का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में ठंड की शुरुआत हो गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी का अनोखा नज़ारा देखने को मिलने लगा है और इसीलिए मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अक्टूबर में ही गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। इसलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल ठंड का मौसम लंबा तो नहीं रहने वाला है। देखिए रिपोर्ट। बर्फ से चमकते पहाड़, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और केदारनाथ में बर्फ की फुहारों से बदलता मौसम अभी से ही पर्यटकों को आकर्षित करने लगे हैं। जबकि अभी अक्टूबर का महीना ही चल रहा है, या यूं कहें कि अक्टूबर की शुरुआत ही हुई है। प्रकृति कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह का नजारा देखने लायक है। पहाड़ों की सफेदी नजारे को और दिलकश बना रही है, मानो प्रकृति अपना श्रृंगार कर रही हो। चमोली में तो बर्फ ने हर जगह अभी से ही कब्जा जमा लिया है। क्या घर, क्या गलियां, सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। पहाड़ से लेकर जमीन तक सब चांदी जैसे चमक रहे हैं। केदारनाथ धाम का नजारा भक्तों को लुभा ही रहा है। बर्फ की फुहारों से मंदिर के आसपास के इलाके और पहाड़ सफेद हो गए हैं, जिससे भगवान केदार के धाम का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत नजारा पेश कर रहा है। देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। अक्टूबर में ही ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। अचानक से गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। शाम होते ही जब धूप ढलती है, हल्की ठंड महसूस हो रही है। ठंड की वजह से एसी, पंखे भी रेस्ट मोड में चले गए हैं। मौसम के बदलते पैटर्न पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि पतझड़ या सर्दी का मौसम पहले से कुछ ज्यादा ठंडा, शुष्क और नम हो चुका है। पिछले कुछ सालों में ऐसा भी हुआ है कि मानसून एक्सटेंड हुआ है और अक्टूबर में भी बारिश हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में बारिश नहीं होता है। नॉर्मल रेनफॉल भी अक्टूबर में 31.5 मिलीमीटर है और इस साल अभी तक जो है हमको अभी 41 मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल मिला है। टेम्परेचर जो है अभी जो सीजनल फोरकास्ट है उसमें भी हमने बताया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दोनों अक्टूबर महीने में नॉर्मल से अबव रहने वाले हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत में इस साल सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ सकती है। यही नहीं, ठंड की अवधि भी इस बार ज्यादा रहने वाली है, जबकि कुछ मौसम वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं ब्राजील में नावों की परेड, जिसके जरिए पर्यावरण संरक्षण और नदियों को साफ रखने का अनूठा संदेश दिया जा रहा है। ब्राजील में नावों की परेड को धार्मिक आस्था और परंपरा से जोड़कर तीर्थ यात्रा का रूप दे दिया गया है, जिसका मकसद मानवता का कल्याण करना है। ब्राजील में उफनती नदी में नौकाओं का ये मेला बड़ा ही विहंगम दृश्य पेश कर रहा है। जिधर देखिए उधर नाव ही नाव, छोटी बड़ी हर तरह की नाव। नदी और समुद्र में नाव का सफर तो आम बात है, लेकिन ब्राजील के पारा प्रांत से सटी नदी में नाव की ये परेड बेहद खास है।
असल में ये ब्राजील के अमेज़न इलाके में होने वाले धार्मिक रिवर सीरियो फेस्टिवल का ही एक हिस्सा है, जिसका आयोजन यहाँ की संरक्षक देवी लेडी ऑफ नजारे के सम्मान में किया जाता है। ये परंपरा ब्राजील की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व ब्राजील की नौसेना कर रही है। इसका मकसद न केवल नौकाओं की नुमाइश करना है, बल्कि नदी किनारे बसे उन लोगों तक पहुंचना भी है जो रिवर सीरियो फेस्टिवल में भाग नहीं ले पाते हैं। ब्राजील के इस इलाके में नाव की परेड निकालने की परंपरा 232 साल से जारी है। इस दौरान एक नाव पर संरक्षक देवी लेडी ऑफ नजारे की तस्वीर और उनके प्रतीक चिन्ह भी रखे जाते हैं। इस तरह नाव की इस परेड को तीर्थ यात्रा का दर्जा दे दिया गया है। ये तीर्थ यात्रा महज अमेज़न नदी के किनारे रहने वाले लोगों के मेल मिलाप का मौका नहीं है। लोग इसे इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारी लेडी ऑफ नाज़रेथ को क्वीन ऑफ द अमेज़न और नदी की देवी भी माना जाता है, जो हमारी जीवन रेखा के रूप में इस नदी का ध्यान रखती है। हर साल हजारों लोग ब्राजील में नाव की इस परेड में भाग लेते हैं। इस बार ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि अगले महीने इसी इलाके में जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 का भी आयोजन होने जा रहा है। लिहाजा इसके जरिए जलीय पर्यावरण और जैव परिवेश को प्रदूषण से बचाए रखने का भी संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।